Hello aspirants, welcome to अशोकानंद। दिस इज अंकित। एक नए इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं बिहार के करंट अफेयर्स को अच्छे तरह से डिस्कस करूँगा। पहली बात, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मुझे या मैं कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले लगभग 1-1.5 सालों से बीपीएससी वाला का मैगजीन फॉलो कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मुझे ये मैगजीन सभी मैगजीन की तुलना में थोड़ा सा बेहतर लगा। इसका रीज़न यह है कि इसमें टू दी पॉइंट्स बात है, फालतू का इधर उधर की कहानी नहीं है, और पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है और सारे मैटर्स कवर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस मैगजीन को अपना बेस मानकर आप लोगों को सोचा कि एक आप लोगों के लिए बेनिफिट कर दूं। तो अब आप इसमें मुझे बताना कि मैं इसको इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूं या सिर्फ हिंदी ही रहने दूं, ठीक है? क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है मोस्टली इंग्लिश ही रही है। ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एंड आफ्टर माय प्रिपरेशन मैं इंग्लिश ही लैंग्वेज को प्रेफर किया हूँ। तो बट बिहार के बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि सर हिंदी में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उनके लिए मैं हिंदी में ही इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वन थिंग इज क्लियर डैट कि आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द ब्रांड। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। जनवरी माह 2026 का ये करंट अफेयर्स का सीरीज है, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में मैं बिहार के करंट अफेयर्स को अच्छी तरीक़े से डिस्कस कर दूँ। ओके, आइए लेट्स स्टार्ट। आप देख लो कि इस टॉपिक में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ये आपको टू दी पॉइंट डिस्कस करता है। प्रीलिम पॉइंट्स अलग कर देगा और मेंस पॉइंट अलग कर देगा। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ को आप क्लियर कर लो। मैं अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सहूलियत दे रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं इसको बेस लेके चल रहा हूँ। ओके, तो पहला है आपका बिहार स्पेशल, जिसको मैं बिहार विशेष कहता हूँ। ओके, अगला है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर राज्य व्यवस्था और शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं सुरक्षा, समाचारों में रही योजनाएं, समाचारों में रहे स्थान, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल और समाचारों में रहे व्यक्तित्व। अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सूचकांक एवं रिपोर्ट, महत्वपूर्ण दिवस तिथियाँ, फिर निधन, फिर पुस्तकें और लेखक, और अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ मुझे लगभग 100 मान के चलो 100 मुझे मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। समझ में आया? तो मैं तो इस सीरीज में आपको बिहार स्पेशल डिस्कस करूँगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो बिहार विशेष में पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय विमानन पुरस्कार 2025। इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या है। बिहार को नागरिक विमानन क्षेत्र में प्रगति के लिए विंग्स इंडिया 2026 के दौरान एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 के बीच हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। मेरी काम का चीज़ जो इसमें है वह यह है कि यह पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ, क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए फैक्चुअल डाटा बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको फैक्चुअल डाटा पर विशेष कमांड करना पड़ेगा। तो यह जो आयोजन हुआ आपका बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में है। ठीक है, यह पुरस्कार क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जो उड़ान स्कीम है बिहार का, भारत सरकार का उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, तो उससे प्रेरित है ये योजना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गैर प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत
सर्वाधिक सक्रिय राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, तो किस राज्य के साथ इसको सक्रिय रूप से दिया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के साथ है। यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किरण किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा बिहार के नागरिक विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवड़े को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का एक प्रमुख कारण बिहार सरकार का विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्यवर्धित कर बोले तो वैट को 30% से घटाकर 4% करना है, जिससे भारत में एयरलाइनों के लिए सबसे प्रतिस्पर्धा कर व्यवस्थाओं में से एक का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़े हम। क्षेत्रीय संपर्क योजना क्या है उसको आइए हम थोड़ा सा चलते चलते समझ लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय संपर्क योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। कभी कभी एग्जाम में उड़ान का भी फुल फॉर्म दे दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, उड़े देश का आम नागरिक है, UDAN। ओके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का शुभारंभ 21 अक्टूबर 2016 को किया। कब किया? 2016 को किया। इसका उद्देश्य विमानन को लोकतांत्रिक बनाना है ताकि हवाई यात्रा सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती हो सके। हाँ, सही बात है। कल तक जो प्लेन के टिकट्स बहुत महंगे मिलते थे, अब कुछ कंपनियां जो हैं उनकी टिकट बहुत ही सस्ती हो गई हैं, मतलब 2000-2500 रुपये में आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। इस योजना की परिकल्पना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति NCAP 2016 के अंतर्गत की गई थी, जिसमें 10 वर्ष के विजन के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों को एक बाजार आधारित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना रियायतों और व्यवहार्यता अंतराल अनुदान VGF के माध्यम से एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे किफ़ायती किराया और बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका कैथी लिपि। कैथी लिपि क्यों चर्चा में है उसको थोड़ा सा जानते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐतिहासिक कैथी लिपि में लिखे दस्तावेजों को देवनागरी लिपि में रूपांतरित करने के लिए 29 प्रशिक्षित अनुवादकों का एक पैनल गठित किया है। मतलब कि कैथी लिपि को प्रमोट करने के लिए कैथी लिपि जो हमारी ऐतिहासिक लिपि है उस दस्तावेज को देवनागरी लिपि में, ध्यान दीजिएगा लिपि भी पूछ सकता है, तो देवनागरी लिपि में रूपांतरित करने के लिए 29 प्रशिक्षित अनुवादकों का एक पैनल गठित किया है। कौन गठित किया है? बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। उद्देश्य व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करना तथा आम नागरिकों के लिए कैथी लिपि में लिखे सदियों पुराने भूमि अभिलेखों तक पहुंच और समझ को सरल बनाना। यह सेवा ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिसके लिए प्रति पृष्ठ 220 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं इस पे वर्क करना, काम करना, तो उनके लिए, ठीक है, आम नागरिकों के लिए कैथी लिपि में लिखे सदियों पुराने भूमि अभिलेखों तक पहुंच और समझ को सरल बनाना है, तो आपको ये ऑनलाइन है, 220 रुपये का शुल्क लगेगा और इसके थ्रू आप यहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं। कैथी लिपि के बारे में, यह कैथी या कायस्थानी भी कहा जाता है। इसे कैथी बोलिए, कायस्थी बोलिए या कायस्थानी भी बोलिए। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक ब्राह्मी मूल की लिपि है, जिसका प्रयोग ऐतिहासिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में किया जाता था। यह लिपि आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से संबंधित क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसका मुख्य उपयोग विधिक, प्रशासनिक और निजी अभिलेखों के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। आठवीं और 12वीं बिहार बटालियन का स्थापना दिवस, रेजिंग डे ऑफ द 8th एंड 12th बिहार बटालियंस। 8वीं बिहार बटालियन का 6वां स्थापना दिवस और 12वीं बिहार बटालियन का 49वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 को बिहार रेजिमेंट सेंटर में मनाया गया।
8वीं बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1965 को दानापुर में मेजर बलबीर सिंह के नेतृत्व में की गई। 8वीं बटालियन बिहार बटालियन की स्थापना 1 जनवरी 1965 को दानापुर में मेजर बलबीर सिंह के नेतृत्व में की गई। क्लियर है। 12वीं बिहार बटालियन की स्थापना 1 जनवरी 1976 को लेफ्टिनेंट कर्नल कुलवंत सिंह मान के नेतृत्व में की गई थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट PYQ है। क्वेश्चन ये तो पूछेगा ही कि बिहार के नए पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, लेकिन ये भी पूछेगा कि कितने नंबर के हैं। तो ध्यान दीजिएगा 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें पटना स्थित लोक भवन में पब्लिक हाउस में आयोजित समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, ध्यान दीजिएगा किसने, तो आरिफ मोहम्मद खान ने, राज्यपाल कौन, आरिफ मोहम्मद खान ने पद की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। 18 दिसंबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति साहू के नाम की सिफारिश पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की थी। संगम कुमार साहू के बारे में उन्होंने वर्ष 1989 में 1989 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और आपराधिक तथा सेवा कानून में विशेषज्ञता के साथ एक विशिष्ट पेशेवर जीवन रहा है। किनका? संगम कुमार साहू का। ठीक है। जुलाई 2014 में उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में पदोन्नत किया गया। इस नियुक्ति से पूर्व वे उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगला है आपका IIT पटना में अनुसंधान पार्क। हाँ सही बात है। IIT मद्रास के मॉडल पर IIT पटना में एक आधुनिक अनुसंधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत किस मॉडल के आधार पर? तो ध्यान दीजिएगा IIT मद्रास के मॉडल पर। IIT मद्रास में जो आपका अनुसंधान पार्क, रिसर्च पार्क बनाया गया है, उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर, उसी के मॉडल पर IIT पटना में भी एक आधुनिक मॉडर्न रिसर्च पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह अनुसंधान पार्क 15,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा और इसके 2 वर्षों के भीतर पूर्ण होने की संभावना है। इस परियोजना के लिए 90.20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बिहार में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा युवा उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना है। अगला है बिहार की वर्ष 2026 की पहली मंत्री परिषद बैठक। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसके बाद जो मंत्रिपरिषद बैठक हुई है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की 2026 की पहली बैठक 13 जनवरी 2026 को आयोजित की गई, जिसमें 43 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। क्या क्या है वो देखते हैं। जो पहली मंत्रिपरिषद बैठक लगी उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या बातें हुई, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बैठक के प्रमुख निर्णय: सोन नदी जल बंटवारा विवाद का समाधान। मंत्रिपरिषद ने बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे से संबंधित पिछले 5 दशकों से लंबित समझौते को स्वीकृति दी। 1973 के बाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल आवंटित किया गया था। राज्य के विभाजन के बाद झारखंड ने अपने हिस्से की मांग की, जिसके कारण बिहार की इंद्रपुरी जलाशय परियोजना की प्रगति बाधित हो रही थी।
जुलाई 2025 में रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की जुलाई 2025 में रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा के उपरांत दोनों राज्यों के बीच यह सहमति बनी कि 5.75 मिलियन एकड़ फुट जल बिहार के तथा 2.00 मिलियन एकड़ फुट जल झारखंड को दिया जाएगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद की इस स्वीकृति से इंद्रपुरी परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल सहित कई जिलों में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होने की अपेक्षा है। क्लियर है। पटना में विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबलिंग, पटना में जो विद्युत आपूर्ति की जो क्या बोला जाए अंडरग्राउंड है केबलिंग, उसको समझते हैं। तो 653 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। कितने की? तो 653 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। बिहार स्पेशल का नियम होता है कि यहाँ पर फैक्चुअल डाटा बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको अपने फैक्चुअल डाटा को बहुत मजबूत करके रखना पड़ेगा, जिसके तहत पटना में विद्युत आपूर्ति को भूमिगत केबलिंग प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है। यह योजना पटना विद्युत आपूर्ति उपक्रम के अंतर्गत 13 प्रमंडलों में लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य अधिक विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा विद्युत व्यवधान तथा सुरक्षा जोखिमों को कम करना है। शिक्षा, ऊर्जा एवं औद्योगिक परियोजनाएं। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री क्या श्री है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 789 सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 14.855 अरब की स्वीकृति प्रदान की। ठीक है। इस निधि का उपयोग कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धतियों तथा नवाचार एवं तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ठीक है। मुंबई में एक आपका नया बिहार भवन बन रहा है। देखते हैं क्या है, उसको समझते हैं। तो मुंबई में बिहार भवन के निर्माण हेतु 314.2 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य देश की वित्तीय राजधानी में आने वाले बिहार के नागरिकों एवं अधिकारियों को सुविधा प्रदान उपलब्ध कराना है। दरभंगा हवाई अड्डे के समीप लॉजिस्टिक्स पार्क एवं कार्गो हब। बिहार मंत्रिपरिषद ने दरभंगा हवाई अड्डे के लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के विकास को स्वीकृति दी। इस पहल का उद्देश्य मिथिला क्षेत्र एवं उत्तर बिहार में कृषि, कार्गो, लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करना तथा रोजगार के अवसरों को विकसित करना शामिल है। ओके, अगला समझते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में, यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं पेशेवरों को राज्य प्रशासन की दैनिक कार्यप्रणाली में शामिल करना है। यह योजना शासन में सुधार, निर्णय निर्माण में नए विचारों के समावेश तथा सार्वजनिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा सितंबर 2025 में स्वीकृत यह फेलोशिप विशेषज्ञों को वास्तविक सरकारी कार्यों से जोड़ने के लिए अभिकल्पित की गई है। योजना के अंतर्गत 121 फेलोज का चयन 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। उन्हें बिहार भर के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। फेलोज को उनकी शैक्षणिक योग्यताओं तथा व्यावसायिक अनुभव के आधार पर 80,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक का मानदेय प्रदान किया जाएगा। फील्ड वर्क के साथ साथ इस कार्यक्रम में IIM बोधगया द्वारा अभिकल्पित संरचित प्रशिक्षण एवं निरंतर मेंटरशिप शामिल होगी। फेलोशिप पूर्ण करने के पश्चात प्रतिभागियों को IIM बोधगया से लोक नीति एवं शासन में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र तथा बिहार सरकार द्वारा आधिकारिक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कितना बढ़िया है ये प्रोग्राम,
है। इस फेलोशिप के लिए केवल बिहार के निवासी ही आवेदन के पात्र, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि हाँ, बिहार के बच्चे हैं, बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना है तो बिहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस फेलोशिप के लिए केवल बिहार के निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदकों के पास प्रबंधन, लोक नीति, विकास अध्ययन, लोक प्रशासन, योजना अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य पुलिस सम्मेलन 2026 12-13 जनवरी 2026 को पटना स्थित सरदार पटेल भवन के बिहार पुलिस ऑडिटोरियम में बिहार राज्य पुलिस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के बारे में इसका आयोजन 12 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महानिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा एक पृथक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का शुभारंभ किया, जिससे नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों से निपटने पर नए सिरे से जोर दिए जाने का संकेत मिला। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग मानकों को सुदृढ़ करना, समन्वय में सुधार करना तथा साइबर अपराध तथा मादक पदार्थ नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा जैसी उभरती चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करना था। पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश, ठीक है, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं। वहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे वो सीजेआई की बात की, पटना मुख्य न्यायाधीश की बात थी, सीजे हाई कोर्ट की बात थी, वहाँ पे पटना हाई कोर्ट की बात थी, पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात थी, जो हमने संगम कुमार साहू का नाम सुन पढ़ा। ठीक है, यहाँ पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश की बात है, ये अदर जज की बात है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से मैच मत कर लीजिएगा। तो रितेश कुमार और प्रवीण कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू द्वारा नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। ठीक है, देखिए यहाँ आपको नज़र आ जाते होंगे संगम कुमार साहू जी। ठीक है, इन नियुक्तियों के साथ पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई। इस नियुक्ति के साथ पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है, जबकि पटना न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 53 है। अर्थात पटना न्यायालय में अभी भी 16 पद रिक्त है। समझ में आया? रितेश कुमार के बारे में, इन्होंने मगध विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1958 में अपने विधिक करियर की शुरुआत की। 2 वर्षों तक पटना सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के पश्चात जून 2000 में पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस आरंभ की। इसके अतिरिक्त नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक बिहार सरकार में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दी। प्रवीण कुमार के बारे में, इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत दिल्ली में की। इसके पश्चात 2006 से उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। ठीक है, बिहार 2027 तक कालाजार मुक्त लक्ष्य, बिहार का 2027 तक है कालाजार मुक्त लक्ष्य होने का निर्णय लिया है। बिहार में वर्ष 2023 तक कालाजार का उन्मूलन कर दिया गया है और राज्य का लक्ष्य 2027 तक पूरी तरह कालाजार मुक्त बनना है। मुख्य तथ्य, 3 लगातार वर्षों तक प्रखंड स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम मामले के मानदंड को पूरा करने के बाद बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ WHO द्वारा कालाजार मुक्त घोषित किया जाएगा। देखो 2023 है, उन्मूलन कर दिया गया था 2023 में, 24, 25, 26 3 साल हो गया। अगर कोई मामला नहीं दिखता है तो 2027 तक पूरी तरह से कालाजार मुक्त भारत बन जाएगा। ठीक है, ये WHO का लाइन है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार ये ऐसा होता है। आइए जानते हैं कालाजार के बारे में। विसरल लिस्मेनियासिस
जिसे सामान्यतः काला ज्वार कहा जाता है, एक गंभीर परजीवी है रोग है जो लिस्मेनिया परजीवियों के कारण होता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह 95% से अधिक मामलों में घातक सिद्ध हो सकता है। इसके लक्षणों में अनियमित बुखार, वजन में कमी, प्लीहा और यकृत का बढ़ना एवं अनीमिया शामिल है। काला ज्वार के अधिकांश मामले ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका और भारत में पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 50,000 से 90,000 नए मामले सामने आते हैं, जिनमें से केवल 25 से 45% ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट दिए जाते हैं। यह बीमारी संभावित प्रकोप एवं मृत्यु दर की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। राजनारायण चौधरी बाल साहित्य पुरस्कार। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज को उनकी बाल कविता संग्रह देखो मस्त मदारी आया के लिए राजनारायण चौधरी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक में कुल 58 कविताएं शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजनारायण बाल साहित्य पुरस्कार क्या है? तो यह पुरस्कार दिया गया आपको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज जी को। किसके लिए दिया गया? देखो मस्त मदारी आया, इस कविता संग्रह है, उस संग्रह के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज जी को राजनारायण चौधरी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक में कुल कितनी कविताओं का सम्मेलन है? तो 58 कविताएं सम्मिलित हैं। इस पुस्तक की भूमिका प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी जो बिहार के हैं और डॉक्टर नागेश पांडे संजय जो उत्तर प्रदेश के हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। यह पुरस्कार हिंदी बाल साहित्य अनुसंधान संस्थान के 9वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 9 फरवरी 2026 को बनौनी दरभंगा में प्रदान किया जाएगा। मतलब अब तो मिल गया है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस दिन, अब तो मिल चुका है। ठीक है। अगला है 2 संग्रहालयों को जोड़ने वाली भारत की पहली भूमिगत सुरंग। 2 संग्रहालयों, 2 म्यूजियम्स को जोड़ने वाली भारत की पहली भूमिगत सुरंग। आइए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी अगर पहली आ जाए तो ऐसे ही महत्वपूर्ण बन जाता है। 2 संग्रहालयों को जोड़ने वाली भारत की पहली भूमिगत सुरंग का निर्माण बिहार के पटना में किया जाएगा। सुरंग के बारे में, यह सुरंग सीधे बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी। देख लीजिए, पटना है, कहाँ से कहाँ? बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ेगी। इसमें आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ कला और विरासत का संयोजन किया जाएगा और इसके वर्ष 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सुरंग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी होगी और जमीन से 15 से 20 मीटर नीचे बनेगी। संग्रहालय सुरंग के निर्माण में प्रयुक्त टनल बोरिंग मशीन TBM को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा सिंगापुर से मंगाया गया है। तो मेरे काम का बात यहाँ पे ये है, एक आपको ये कहाँ से कहाँ जोड़ेगी, किसको किससे जोड़ेगी और कब पूरा हो जाएगा, और मान के चलिए कि ये 1.5 किलोमीटर लंबी रहेगी और ज़मीन से 15 से 20 मीटर नीचे रहेगी। सामान्य मेट्रो सुरंगों के विपरीत यह सुरंग विशेष रूप से पैदल यात्रियों के लिए बनाई जा रही है। लोग व्यस्त शहर की सड़कों पर आए बिना एक संग्रहालय दूसरे संग्रहालय पैदल जा सकेंगे। ठीक है। इसे केवल एक मार्ग नहीं बल्कि विरासत सुरंग या हेरिटेज टनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुरंग की दीवारों को एक कला दीर्घा की तरह सजाया जाएगा, जिसमें मधुबनी पेंटिंग्स, भित्ति चित्र और बिहार की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाने वाली कलाकृति होंगी। यह सुरंग शहर के विद्यापति मार्ग, तारामंडल चौराहा, आयकर गोलंबर और पटना महिला कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के नीचे से होकर गुजरेगी। ठीक है। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को ISO 9001 रेशियो अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त। ये सर्टिफिकेट है जो बिहार के सामान्य विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग को प्रदान किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन किसके लिए दिया गया? तो गुणवत्ता प्रबंधन और प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए, कर्मचारी प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों के लिए, प्रभावी विनियमन और सुनिश्चित अनुपालन के लिए। प्रमाणन की वैधता अवधि 12 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2029 तक है। ISO 9001 अनुपात 2015 के बारे में इसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह जो है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अर्थात क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स QMS जिसे हम कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह संगठनों को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिससे वे निरंतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकें, कार्यकुशलता में सुधार कर सकें तथा ग्राहकों के नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह मानक विश्व भर में लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे उत्पादन, सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक प्रशासन। ISO 9001 वैश्विक स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, लेकिन यह निर्धारित नहीं करता है कि कोई संगठन अपने कार्य कैसे संचालित करें। यह संगठन को संरचना, स्पष्टता और निरंतर सुधार का आधार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये आपके फ़ायदेमंद का सौदा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर अपने ओपिनियन साझा कीजिएगा। चैनल को हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, आइए तो कामसुंदरी देवी जी की कहानी है। यहाँ पे कौन थी, क्या थी, इनका निधन हो गया है, उनको जानेंगे। दरभंगा राजघराने की महारानी कामसुंदरी देवी को 12 जनवरी 2026 को उनके दरभंगा स्थित आवास कल्याणी निवास में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महारानी कामसुंदरी देवी के बारे में विवाह इनका 1940 में महाराजा कामेश्वर सिंह से उनकी तीसरी पत्नी के रूप में हुआ। महारानी कामसुंदरी देवी से पहले महाराज कामेश्वर सिंह का विवाह महारानी राजलक्ष्मी देवी और महारानी कामेश्वरी प्रिया देवी से हुआ था। महाराज कामेश्वर सिंह का निधन 1962 में हुआ, जबकि महारानी राजलक्ष्मी देवी का निधन 1976 में हुआ और महारानी कामेश्वरी प्रिया देवी का निधन 1940 में हो गया। उन्होंने अपने पति की स्मृति में कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की। कामसुंदरी देवी जी ने अपनी पति की स्मृति में कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की तथा 15,000 से अधिक पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित किया। ये बड़ी बात है कि उन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की जो 15,000 प्लस पुस्तक यहाँ पे मौजूद है, जिससे क्षेत्र में शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिला।